ओके माय डियर फ्रेंड, शुरू करते एक नया चैप्टर जिसका नाम है आरसीएम, एब्सोल्युटली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर 9 सबसेक्शन 3। ओके दोस्तों, आरसीएम आपको पता है कि आरसीएम किस तरह से फंक्शन करता है और एफसीएम किस तरह से फंक्शन करता है। हम लोगों ने ये तो देख लिया कि एट द एंड ऑफ द डे टैक्स हमेशा रिसिपेंट की जेब से कटता है, सप्लायर को अपना कंसिडरेशन मिल जाता है और गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाता है। उतना ही जितना एफसीएम में मिल रहा था उतना ही उसे टैक्स आरसीएम में भी मिलता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस एक केस में क्या है, रिसिपेंट वो जेब कटवाता है पर सप्लायर के थ्रू गवर्नमेंट को पैसा पहुंचाता है इस पर एफसीएम, और दूसरे केस में क्या है कि रिसिपेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। आर यू गेटिंग इट? यस, दैट्स इट। मैं बस इतना बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि आरसीएम इसीलिए है सो दैट रिसिपेंट है एक और सप्लायर्स है अनेक, और ये काम रिसिपेंट के लिए आप बहुत ज्यादा कन्वीनियंट बना देते हो। गॉट इट? ये काम आप रिसिपेंट के लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट बना देते हो। तो अब सिर्फ इतना ही से है माय डियर फ्रेंड्स कि आज अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 14 ऐसी सर्विसेज है दोस्तों जहां पे जिनको नोटिफाई किया गया है और बोल दिया गया है कि ये नोटिफाइड सर्विसेज माय डियर फ्रेंड्स अगर आप ले रहे हो या दे रहे हो, माय बैड रादर दे रहे हो, तो भैया सप्लायर आप टैक्स मेकर पे मत करना, रिसिपेंट आप पे कर देना एज पर आरसीएम। एज सिंपल एज दैट। ठीक है? ऑल्सो वेरी सिंपल। मैं आरसीएम शुरू करूं उसके पहले प्लीज आप ये समझिए कि ये 3 पॉइंट्स मैंने बोल दिया और वो हर सर्विस में एप्लीकेबल होगी। बार बार मैं उसे नहीं दोहराऊंगा। आई वोंट बी रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। द फर्स्ट इज ऑल द रिसिपेंट शुड बी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है? यानी रिसिपेंट्स जो होंगे वो हमेशा क्या है, अज्यूम ही किए गए हैं कि भैया वो टैक्सेबल टेरिटरी में है, वो इंडिया में है। ठीक है? दूसरा, हमेशा याद रखना अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक सर्विस है जिसमें कंडीशंस है कि सप्लायर कंपनी होना चाहिए, रिसिपेंट अदर देन कंपनी होना चाहिए, या वाइस वर्सा या कुछ भी ऐसी अगर कंडीशन है, तो एक चीज प्लीज याद रखना कि वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो ही आरसीएम लगेगा, अदरवाइज 99% केसेस में वो हो जाएगा एफसीएम। जैसे एक जीटीए का एक आधा केस है जहां पे एग्जेम्प्ट भी होता है बट अदरवाइज आरसीएम सेटिस्फाई नहीं होता है, तो एफसीएम के तहत सप्लायर ही टैक्स पे करेगा। बिकॉज गवर्नमेंट का एक ही मानना है क्या, कि भैया रिसिपेंट तू ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो तू पे कर, वरना सप्लायर को पे करने दे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे गुना तो हुआ है बॉस, गुना तो हुआ है, तो जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा, या तो रिसिपेंट को या तो सप्लायर पे, डिपेंडिंग कौन के किस पे चार्ज है। ओके, चार्ज किस पे, किस चार्ज में अटक गई है बात, 9(3) में या 9(1) में। ओके, तो सबसे पहले वो चीज है। एंड थर्ड इज, जब भी मैं पार्टनरशिप फर्म बोलूं तो याद रखना इट इंक्लूड्स एलएलपी। ओके, सबसे पहला केस माय डियर फ्रेंड्स है इंश्योरेंस एजेंट प्रोवाइडिंग सर्विस टू इंश्योरेंस कंपनी। तो यहां पे माय डियर फ्रेंड्स एक चीज याद रखना, ओके, अगेन इंश्योरेंस एजेंट्स है अनेक और इंश्योरेंस कंपनी है एक। इंश्योरेंस एजेंट को किस बात का पैसा मिलता है? सिंपल, इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पे पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी बेचने का पैसा मिलता है। तो जो भी प्रीमियम कलेक्ट होता है उसमें से कमीशन मिलता है किसको? इंश्योरेंस एजेंट को। तो बेसिकली अगर बात करूं, एजेंट कंपनी को सर्विस देता है और कंपनी पॉलिसी होल्डर को सर्विस देता है। समझा? पॉलिसी होल्डर प्रीमियम देता है और उस प्रीमियम में से क्या है बेटा, कमीशन दिया जाता है किसको? एजेंट को। Audit, yes, but right now we are not focusing about company and policyholder. We are only focusing about insurance agent and insurance company. ठीक है? अच्छा, ये चीज भी याद रखना कि यहाँ पे सिंस इंश्योरेंस कंपनी है अनेक और इंश्योरेंस एजेंट है अनेक और इंश्योरेंस कंपनी है एक, इस एक इंश्योरेंस कंपनी को ही बोला गया है कि तू ही रजिस्टर करवा और तू ही टैक्स पे कर एज पर आरसीएम। नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स, ओके, recovery agent providing service to bank or NBFC. Okay, recovery agent providing service to bank or NBFC. तो यहां पे my dear friends the concept is very simple. Okay, and the concept is कि आज यहां पे एक बैंक और NBFC के साथ बहुत सारे रिकवरी एजेंट्स जुड़े हुए होते हैं। एक बैंक और NBFC के साथ बहुत सारे रिकवरी एजेंट्स जुड़े हुए होते हैं। Are you getting it? Yes. तो आज दोस्तों, ठीक है,
गवर्नमेंट एक ही चीज बोल रहा है, क्या पता है कि भैया रिकवरी एजेंट वैसे भी देहाती आदमी है, मुन्ना भाई है, 12th फेल है वो। नहीं नहीं, 12th फेल वो अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा आज से बेटा, वो मूवी देखने के बाद माँ कसम आईएएस भी बन सकता है यार कोई भी। ओके, तो बेसिकली ये ऐसा समझो कि एकदम मवाली टाइप है। तो गवर्नमेंट ने बोला इसको कैसे दे देंगे चार्ज भाई, अरे इसको टैक्स बोलने को देंगे कि एक रिकवरी एजेंट टैक्स दे, वो साला टैक्स हमारे पास मांगेगा माँ कसम। तो इसको बोल दिया क्या, तू रहने दे भाई, बैंक और एनबीएफसी आप ही टैक्स पे कर दो, बिकॉज आप एनी विच वेज इतने सारे कंप्लायंसेस कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम ओके बैंक एक और रिकवरी एजेंट है अनेक। ओके, पर एक चीज माय डियर फ्रेंड्स प्लीज याद रखना कि यहाँ पे बहुत जरूरी है कि रिकवरी एजेंट किसको सर्विस दे रहा है, बैंक और एनबीएफसी को। ओके, अगर खुदा ना खास्ता आस्ता लुइस्ता ऐसा हो गया कि कल उठ के बैंक सर्विस दे रहा है लेट्स से एचयूएल को, और एचयूएल क्या है बेटा, मैन्युफैक्चरर है ऑफ सोप्स, ऑफ शैम्पूज, ऑफ सो मेनी कंज्यूमर आइटम्स, और उनको भी जरूरत पड़ती है रिकवरी एजेंट की, यस, क्योंकि उनके भी क्या है बेटा कस्टमर्स होते हैं, और जहां कस्टमर होते हैं वहां पैसा फंसता है, बिकॉज क्रेडिट पीरियड भी होते हैं स्पेशली इन दिस गुड्स का ट्रेड, तो उसका पैसा अटक गया, तो रिकवरी एजेंट को कॉल किया, रिकवरी एजेंट ने वो पैसा अटकाया हुआ था तो रिकवर करके दे दिया, और उसी का क्या है 2% मिल गया रिकवरी एजेंट को फ्रॉम एचयूएल। तो 1 करोड़ उसने क्या है रिकवर करवा के दिया, तो 2% क्या है रिकवरी एजेंट को मिल गया फ्रॉम एचयूएल। तो आज रिकवरी एजेंट की जरूरत कोई भी बिजनेसमैन को पड़ सकती, पर गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि मैक्सिमम ये कौन यूज करता है, बैंक्स एंड एनबीएफसीज, तो वो सिचुएशन में बैंक और एनबीएफसी को ही बोलो टू पे टैक्स एज पर आरसीएम। बट अगर अदर देन बैंक और एनबीएफसीज अगर कोई यूज करता है तो अगेन 9(3) की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, एंड सिंस द रिसिपेंट इज नीदर अ बैंक नॉर एनबीएफसी, सिंपल सी बात है यहाँ पे रिसिपेंट नहीं सप्लायर को ही बोला जाएगा टू पे टैक्स एज पर एफसीएम। अरे समझा ना मामू, यस, अगर समझा तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ओके परफेक्ट, ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट क्या है माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की अगर बात करें माय डियर फ्रेंड्स तो बहुत सिंपल है, जैसे एक इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस बढ़ाता है बाय सेलिंग एज मच एज इंश्योरेंस पॉलिसीज, वैसे ही बैंक और एनबीएफसी माय डियर फ्रेंड्स, वैसे बैंक और एनबीएफसी माय डियर फ्रेंड्स याद रखो, ठीक है, बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स को रिक्रूट करता है टू गिव डीएसए सर्विस। ओके, तो बहुत सारे बैंक और एनबीएफसी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स को क्या है रिक्रूट करते हैं टू टू गिव डीएसए सर्विस। क्यों? क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या तो ये है अपना सीएफए, या तो एमबीए इन फाइनेंस, तो इनकी कोई स्पेसिफिक डिग्री होती है जो उनको एक अकाउंटिंग एक्यूमेन देती है, जिससे वो क्रेडिट एनालिसिस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स गिवन बाय द बैंक टू देम, और वो पैरामीटर्स को जज करके वो लोग क्या है बैंक को एक रिपोर्ट देते हैं कि आप इन इन लोगों को लोन दे सकते हैं, सिंपल। तो वो ग्राहक ढूंढ के देते हैं बैंक को जो जिसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, और उसी पे उनको मिलता है कमीशन। आर यू गेटिंग इट? यस। और याद रखना एक जो डीएसए होता है ना, डीएसए, ओके, वो डीएसए जैसे सीए होता है, सीए वो या तो सोल प्रोपराइटर होता है या तो पार्टनरशिप फर्म, वैसे ही डीएसए एक सोल प्रोपराइटर हो सकता है, एक पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, और एक कंपनी भी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट। तो इन तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर में ये काम कर सकता है, ठीक है। तो आज गवर्नमेंट क्या बोलता है, देख बेटा अगर वो इंडिविजुअल डीएसए है यानी कि सोल प्रोपराइटर है, तो भैया क्या है उसकी मदद करनी चाहिए, उसको फालतू में क्या है कोई भी आप क्या है कंप्लायंस मत दो, सीधा क्या है वो कंप्लायंस ठोक दो किसको, बैंक्स और एनबीएफसीज को, और उन्हें बोल दो टू पे द टैक्स। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस सर। ओके, बट दोस्तों अगर गवर्नमेंट को पता चला कि यही डीएसए पार्टनरशिप फर्म है या फिर कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है या फिर कंपनी है, तो गवर्नमेंट ने बोला है क्या, ये छोड़ जाने दे, ये पार्टनरशिप फर्म या कंपनी है भाई, ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट पार्टनरशिप फर्म या कंपनी है, आप समझ रहे हो,
ये कंप्लायंस करने के लायक है, इसको ज्यादा आप लोड मत दो, सॉरी इसको आप ज्यादा लोड दो, क्योंकि ये लोड क्या है बेटा, इजीली हैंडल कर सकता है, तो इसको बोलो कि वही टैक्स पे करे, बैंक नहीं लेगा इसका बर्डन कंप्लायंस का, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली इन्हीं को बोल दिया टू पे द टैक्स एज पर एफसीएम, ओके। बिकॉज गवर्नमेंट को लगता है यार पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, तो काफ़ी सारे लोग होंगे यहाँ पे, काफ़ी सारा खर्चा होता होगा, काफ़ी सारा टर्नओवर होता होगा, बिकॉज स्ट्रक्चर ही वो चूज किया उन्होंने। तो फिर आप क्या है यहाँ पे नहीं, आप इन्हीं को बोल दो टू पे द टैक्स, ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो वो है डायरेक्टर प्रोवाइडिंग सर्विस टू अ कंपनी। जस्ट मेक श्योर माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो डायरेक्टर है वो बस कौन सा डायरेक्टर हो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, राइट। और ये बात हम लोगों ने सीखी है कि अगर ये नॉन एग्जीक्यूटिव का डायरेक्टर का क्या है बेटा, टीडीएस जो है अगर 194J ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में कटता है तो ही, और तो ही बेटा याद रखना वो 7 सबसेक्शन 2 के दायरे के अंदर नहीं आता, इट इज आउटसाइड द एम्बिट of not a supply वाला केस, and hence we will call that it is a supply, and since it is a supply it is subject to GST, and since यहाँ पे कंपनी है एक और डायरेक्टर्स है अनेक, राइट, तो एक कंपनी को ही बोला जाएगा टू पे द टैक्स एज पर RCM। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस सर, ओके। अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छा क्या है बेटा क्लैरिफिकेशन आया है, और वो क्लैरिफिकेशन आपके May 24 के अमेंडमेंट्स का पार्ट है, ठीक है। वो क्लैरिफिकेशन ये है कि कल उठ के फॉर एग्जांपल माय डियर फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो ऐसा सीन हो रहा है कि करण जौहर, ठीक है, वो डायरेक्टर है, ओके, ऑन द बोर्ड ऑफ YRF लिमिटेड, ठीक है, और वो रेंटिंग ऑफ इमोबाइल प्रॉपर्टी सर्विस देता है, ठीक है, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, राइट। उसकी खुद की प्रॉपर्टी, और वो खुद की प्रॉपर्टी क्या है, YRF लिमिटेड जहाँ पे वो डायरेक्टर है उसको क्या है बेटा रेंट पे चढ़ाता है, और ऑब्वियसली YRF से अच्छा खासा रेंट लेता है उनकी कोई मूवी की शूटिंग के लिए, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने बोला कि यहाँ पे RCM नहीं लगेगा बॉस, क्योंकि आप अपने पर्सनल कैपेसिटी में ही दे रहे हो, आपके पास कोई एसेट है जिसको आप क्या है रेंट पे दे रहे हो, भाड़े पे दे रहे हो और पैसा कमा रहे हो। तो गवर्नमेंट ने जब ये प्रोविजन बनाया था ये सोच के नहीं बनाया था, गवर्नमेंट ने ये सोच के बनाया था कि वो बंदे के पास दिमाग है और उसके पास और कुछ नहीं है, और वो दिमाग से वो क्या है एक कंक्लूजन पे आता है, सामने वाले को एडवाइस देता है जिसका उसे मिलता है सिटिंग फीस। तो उसने कोई पैसा नहीं लगाया इसके लिए, कोई एसेट नहीं है उसके पास, जो एसेट है उसका दिमाग है। तो उस केस में गवर्नमेंट ने बोला RCM, पर अगर बोला कोई पर्सनल एसेट है आपका, पर्सनल कैपेसिटी में क्या है कुछ सर्विस दे रहे हो, तो भैया खत्म, फिर बोला उसमें RCM नहीं, उसमें ओके FCM ही लग जाएगा, सप्लायर विल ओनली पे द टैक्स। कब? जब डायरेक्टर ये चीज करता है इन पर्सनल कैपेसिटी। अरे समझू बेटा, अरे कड़ला तुला, अरे कड़ला के नहीं। और दोस्तों इसीलिए मैंने एक येलो ब्रैकेट में लिख दिया है कि सर्विस सप्लाइड बाय डायरेक्टर इन हिज पर्सनल कैपेसिटी बाय द वे ऑफ रेंटिंग ऑफ होम प्रॉपर्टी टू कंपनी हु विल पे टैक्स। सिंपल सी बात है, RCM shall not apply, and hence in such case it's the supplier who will pay the tax, ठीक है, परफेक्ट। चलो ये सीन भी सेट हो गया, वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट सर्विस माय डियर फ्रेंड्स है सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विस। इन केस ऑफ सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विस दोस्तों, आप एज अ लेंडर, आपके पास शेयर्स है, आपके पास सिक्योरिटी है, वो आप लेंड करते हो बोरोवर को, और बोरोवर आपको सामने देता है लेंडिंग फीस। क्या देता है सामने? लेंडिंग फीस। तो गवर्नमेंट ने बोला इस केस में टैक्स कौन पे करेगा? बोरोवर पे करेगा टैक्स एज पर RCM। तो बेसिकली यहाँ पे जिसको शॉर्ट सेलिंग करनी होती है, शॉर्ट सेलिंग यानी कि सिंपल सी बात है, वो बंदा जो क्या है एक्सपेक्ट करता है कि भैया अदानी का स्टॉक आज 1000 का है, कल उठ के 500 का हो जाएगा,
तो वो बेचना चाहता है और फिर कम भाव में खरीदना चाहता है, कवर करना चाहता है अपना शॉर्ट पोजीशन। ओके, या तो उसके लिए क्या है, याद रखना, कभी भी आप पहले क्या है, बेरिश होते हो, जहाँ पे आपको लग रहा है स्टॉक नीचे जाएगा, तो वहां पे भी तो डिफरेंस है, उसको अगर आपको लेवरेज लेना है तो आपको पहले स्टॉक होना चाहिए आपके पास बेचने के लिए। तो वो कैसे कैसे आता है उसके डीमैट अकाउंट में, वो बोरो करता है विद द हेल्प ऑफ सम इंटरमीडियरी। तो आज वो स्टॉक ब्रोकर जो है बेसिकली वो इंटरमीडियरी उसे हेल्प करता है, और कोई लेंडर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है वो क्या है, इस तरह से अपना सिक्योरिटी किसी को भाड़े पे देता है, ये बंदा उसके साथ अग्री करता है कि 1 महीने बाद मैं तुझे ये स्टॉक वापस दे दूंगा, राइट। और वही होता है 1 महीने बाद। ओके, आप समझिए कि आज डे 1 को मैंने क्या सीधा ले लिया, बोरो कर लिया स्टॉक किसी से, डीमैट अकाउंट में मेरे आ गया, मैंने बेच दिया 1000 में, और फिर 1 महीने बाद अगर मेरा प्रेडिक्शन सही निकलता है तो मुझे मार्केट से वही स्टॉक 500 रुपये में मिलता है, वो मैं खरीदता हूँ और वापस दे देता हूँ किसको, अपने ही लेंडर को। ठीक है, यस, इस तरह से दोस्तों लेंडर का फायदा ये होता है कि वो पीरियड के लिए उसे लेंडिंग फी मिल जाता है जो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम कर देता है, और बोरोवर को सिंपल सी बात है, ओके, वो स्टॉक मिल जाता है उसके डिमांड में जिसे वो सेल करके एक पैसा कमा सकता है। तो यहाँ पे बोरोवर को बोला है कि तू टैक्स पे कर दे एज पर आरसीएम। ठीक है, नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, ओके, विद रिस्पेक्ट टू सीजीएसटी यूटीएल, विद रिस्पेक्ट टू रेंटिंग ऑफ ए मोल प्रॉपर्टी, यहाँ पे अगर रिसीपन दोस्तों रजिस्टर्ड पर्सन है तो पक्का लगेगा आरसीएम आरसीएम आरसीएम। ओके, ये चीज मैंने रिपीट की है गवर्नमेंट सर्विस में भी इन एग्जाम्शंस, याद रखना। और अगर रिसीपन रजिस्टर्ड नहीं होता है तो फिर अगेन याद रखना, इन दिस केस सप्लायर विल पे टैक्स एज पर एफसीएम। ठीक है, परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स, ओवरसीइंग कमिटी प्रोवाइडिंग सर्विस टू आरबीआई। तो आज ओवरसीइंग कमिटी इज बेसिकली फिल्ड विद 5 to 6 इंडिविजुअल्स। ओके, यहाँ पे ये इंडिविजुअल्स होते हैं, और ये 5 to 6 इंडिविजुअल्स का बेसिकली काम क्या होता है कि आरबीआई को कंसल्ट करते हैं कि आज जो बैंक्स है, ओके, जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे किसी को लेंड किया था पैसा, से समथिंग लाइक अ किंगफिशर, समथिंग लाइक अ स्पाइस जेट, और उन्होंने डिफॉल्ट मार दिया अभी, तो अब कैसे वो पैसा रिकवर किया जाए स्पाइस जेट से या फिर क्या है अपना किंगफिशर से, राइट। तो इसीलिए आरबीआई डायरेक्टिव्स देता है वो बैंक्स को, और आरबीआई को कंसल्ट करते हैं ये लोग जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो फाइनेंस बैकग्राउंड से होते हैं। तो गवर्नमेंट ने वही बोला कि आरबीआई एक, ओवरसीइंग कमिटी के लोग हैं अनेक, आरबीआई को ही बोल दो टैक्स पे कर दे एज पर आरसीएम, बिकॉज द लास्ट पर्सन इफ समवन whom government is targeting to pay the tax is individuals। अगर वो इंडिविजुअल है तो गवर्नमेंट ने बोल दिया है नहीं नहीं नहीं, तू टैक्स पे नहीं करेगा, मैं सामने वाले यानी रिसिपेंट को ही टारगेट करूंगा कि रिसिपेंट तू ही टैक्स पे कर दे एज पर आरसीएम। ओके, नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स कम्स आउट टू बी बिजनेस फैसिलिटेटर एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंट। ओके, ये भी बहुत बढ़िया सी चीज़ है, ऐसा मेरे हिसाब से एक दरार वरार बना देंगे तो टकाटक हो जाएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आज याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ बहुत याद रखिएगा कि बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट में ये होता है जूनियर, ये होता है सीनियर। क्यों ऐसी बात कर रहा हूँ, ये जूनियर ये सीनियर, बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स आज गवर्नमेंट मैंडेट देता है बैंक को कि भैया जनधन योजना चलाई है, मैक्सिमम लोगों का क्या है बैंक अकाउंट खुलवाओ, मैक्सिमम लोगों का बैंक अकाउंट खुलवाओ। तो बैंक्स तो क्या है बेटा, वो अर्बन एरिया में होती है, वो थोड़ी गाँव गाँव में होती है, जिले विले गाँव गाँव में थोड़ी होती है, वो नहीं होती है। पर होगा कौन, बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस करस्पॉन्डेंट। और घर तक कौन देगा दरवाजा, दस्तक कौन देगा दरवाजे पे, वेरी सिंपल, द एजेंट। तो होता क्या है, बैंक बोल देगा बिजनेस फैसिलिटेटर को या बिजनेस करस्पॉन्डेंट को कि गुजरात में 100 गांव है, तो 100 गांव में से ओके वो बांट देगा, 10 गांव तेरे, 10 गांव तेरे, 10 गांव तेरे, राइट। अब बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट उन 10 गांव के इंचार्ज हो जाएंगे, और वहां पे वो एजेंट्स को पकड़ेंगे कि भैया 10 गांव में यही एजेंट्स है जो घर घर जाएंगे और खाता खुलवाएंगे। सर अगर दोनों का काम एक ही है तो फिर अलग अलग नाम क्यों, वेरी सिंपल, बिकॉज एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो है माय डियर फ्रेंड्स वो सीनियर इसके लिए बिकॉज वो लोन भी छोटे ही टिकट का सही, बट छोटे टिकट का सही 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख इतने का वो क्या है लोन दे सकता है
गांव वालों को, जहां पे उनको लगता है कि इसका बिजनेस वायबल है, ये पैसा वापस लौटा देगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो है, समझा? कि यार बिजनेस फैसिलिटेटर सिर्फ रिकमेंड कर सकता है कि ये बंदे की क्रेडिट वर्दीनेस इतनी है तो बैंक आपको लोन देना है तो दो, वो रिपोर्ट बना के दे देगा बैंक को, फिर बैंक को सही लगा तो वो इशू करेगा लोन, वो ग्रांट कर देगा लोन, और बैंक को सही नहीं लगा तो नहीं करेगा। बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट, तो यहाँ पे इशारा इस बात की तरफ ही है माय डियर फ्रेंड्स कि ये खुद लोन पास कर देता है। तो ऊपर वाला है जूनियर, ये वाला है सीनियर। ओके, तो मैं यहाँ पे बस इतनी सी बात करना चाहता हूँ कि यार एक कंपनी में रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, जूनियर या सीनियर? सीनियर। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देता है, कौन रेकलेस बिहेव करता है? जूनियर, जो तू है बेटा, आर्टिकल। आर यू गेटिंग इट? यस। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया है जीएसटी में भी, ओके अगर तू बीएफ है, बेसिकली जूनियर है, तो तू कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। तो एजेंट आइडियली सर्विस देता है बीएफ को, और बीएफ सर्विस देता है आगे जाके बैंक को। तो एजेंट बीएफ के केस में एजेंट विल पे द टैक्स, और बीएफ और बैंक के केस में बैंक विल पे द टैक्स। एंड दूसरा क्या है, एजेंट टू बीसी में बीसी विल पे द टैक्स बिकॉज वो सीनियर है, और सीनियर सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज अज्यूम कर लेते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट इज बीसी और बैंक में बीसी विल पे द टैक्स बिकॉज अगेन यहाँ पे ओके वो सप्लायर है, और सप्लायर की पोजीशन में वो टैक्स पे कर देंगे एज पर एफसीएम। ठीक है, परफेक्ट। ओके, अब यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स बचता है एक इंपॉर्टेंट सर्विस जिसका नाम है सिक्योरिटी सर्विस। ओके, सिक्योरिटी सर्विस की अगर बात करें तो फिर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सिक्योरिटी पर्सोनल सर्विस, यानी कि यहाँ पे बॉडीगार्ड आप सप्लाई कर रहे हो। तो सप्लायर को बोल दिया कि एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, क्या बोल दिया है? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। और रिसिपेंट को बोल दिया है भैया सिंपल, एनी रजिस्टर्ड पर्सन। ये चीज याद रखना, ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। रिसिपेंट यहाँ पे कंपनी नहीं है, रिसिपेंट यहाँ पे क्या, रजिस्टर्ड पर्सन है। आधा जन को तो पता नहीं, एक कंफ्यूजन रहता है कि भैया सिंपल सी बात है, कंपनी इज इक्वल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन। नहीं भाई, रजिस्टर्ड पर्सन में कोई भी रजिस्टर्ड हो सकता है, इंडिविजुअली जो पार्टनरशिप फॉर्म कोई भी, राइट? तो बस रिसिपेंट अगर ये केस में रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट ने बोल दिया नो क्वेश्चन आस्क्ड, आरसीएम। अरे आरसीएम, सिंपल, ये केस है। बस याद रखना कि वो रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो ना ही कॉम्पो टैक्स पेयर होना चाहिए, ना ही वो पर्सन सोली रजिस्टर्ड टू डिडक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 51 होना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक नहीं होगा तो चलेगा। ओके, रीजन बहुत सिंपल है, बिकॉज आज आदमी कॉम्पो टैक्स पेयर क्यों बनता है, रजिस्ट्रेशन लेने का बाद क्यों बनता है? क्योंकि वो उसको कंप्लायंस नहीं करना यार, उसको कंप्लायंस से छुटकारा चाहिए, वो लिया ही उसने उसके लिए। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे आप। और दूसरा, पर्सन सोली रजिस्टर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 50। अरे ये तो बंदा रजिस्टर्ड ही इसके लिए हुआ, नॉट कि उसका 20 लाख एक्सीड हुआ है, नॉट बिकॉज कि उसकी क्या है, धंधे में बहुत वृद्धि हुई है, नो। अरे ये बंदे ने इसीलिए किया बिकॉज ऑफ अ वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि उसका नाम टीडीएस में आया था अंडर सेक्शन 51, जो करेंगे, नया चैप्टर है आपको अभी। तो उसको बोल दिया था कि रिसिपेंट तू सप्लायर को जब भी पेमेंट करे टीडीएस काट, टीडीएस काट, टीडीएस काट। तो उसको तो ऑब्वियसली क्या, काटने के लिए उसका जन्म हुआ है, माने टैक्स। ओके, तो काटेगा पे करेगा, काटेगा पे करेगा, काटेगा पे करेगा, यही काम है उसका। अब उसको इसके अलावा आप और एक कॉम्प्लायंस दे रहे हो कि भैया तू क्या आरसीएम के तहत टैक्स भी पे कर, नहीं, मत दो उसे, परेशान हो जाएगा, लल्ला है बेचारा, छोटा बच्चा है, थोड़ी बच्ची है क्या, यस बच्ची है, ऐसा समझो आप। ये छुई मुई लोग है बेटा, ये लोग, इसको हाथ नहीं लगेगा। डेलिकेट पीपल, दे आर वेरी डेलिकेट, समझो? यस। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि रिसीपेंट अगर क्या रजिस्टर्ड पर्सन है तो आरसीएम लग जाएगा, बस ये दोनों नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर ये दोनों है तो गवर्नमेंट ने बोल दिया इनको कंप्लेंट देने की कोई पॉइंट ही नहीं है यार, समझा? यहाँ पे ओके ये नहीं होने चाहिए, अगर ये हुए तो नहीं लगेगा आरसीएम। ठीक है, और सप्लायर के केस में गवर्नमेंट ने बोल दिया एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, क्यों? राइट, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी, क्यों? बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जानता है कि सप्लायर अगर बॉडी कॉर्पोरेट हुआ
गवर्नमेंट जानता है कि सप्लायर अगर बॉडी कॉर्पोरेट हुआ तो वो सक्षम है, खुद ही टैक्स पे कर देगा, उसमें आपको रिसिपेंट को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। और याद रखना, बड़ी बड़ी सिक्योरिटी कंपनीज होती है ना, जैसे शेरा सिक्योरिटीज, टाइगर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, राइट, ऐसे बहुत सारी क्या है, रोनित रॉय है जो अपना ये मीर बना था क्योंकि सास भी कभी बहू थी में, राइट, जो क्या था, इसका बाप था 2 स्टेट्स में, और अरे रोनित रॉय है ना, क्या रोहित रॉय, उसका भी बहुत बड़ा सिक्योरिटी एजेंसी है, सब सेलिब्रिटीज को सिक्योरिटी वही भेजता है, राइट। तो वहां पे याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, वो सब क्या है, बड़ी बड़ी कंपनीज में तब्दील है। और बड़ी बड़ी कंपनीज याद रखना जब ये सर्विस देती है तो उनको चाहिए रहता है आईटीसी, और चाहिए रहता है आईटीसी, सिंपल सी बात है, इसीलिए तो क्या है, आज उनको आईटीसी चाहिए। आज वो फॉर एग्जांपल रोनित रॉय की जो सिक्योरिटी कंपनी है, उनका कितना सारा खर्चा होता होगा यार, ट्रांसपोर्टेशन का है, राइट, अकाउंटिंग का है, इक्विपमेंट्स खरीदते वो लोग, सब पे जीएसटी लगता है, कैमरास होते हैं, कुत्ते होते हैं, कई बार इतनी सारी गाड़ियां परचेज करनी पड़ती है, राइट। और सामने अगर आप सोचो कि वो जब इनवॉइस रेस करे, लेट्स से 1 करोड़ का अमिताभ बच्चन पे, और जीएसटी आज आप उसे लगाने ही ना दो तो कैसे चलेगा, ये सबका आईटीसी कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये आईटीसी दिलवाने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज को बोलता है आप टेंशन मत लो, आपको आरसीएम में नहीं डाला है, आपके केस में आप लगा सकते हो जीएसटी बिकॉज एफसीएम है। ये एंगल याद रखना, ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दैट्स इट, डन। तो यहाँ पे मैं 3 चीज बोलूंगा। सबसे पहला, ओके, कि आज सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, रिसिपेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, और रजिस्टर्ड रिसिपेंट अगर निकला कौन, कॉम्पो टैक्स पेयर या टीडीएस वाला, तो याद रखना आरसीएम नहीं लगेगा, दैट्स इट, ठीक है, परफेक्ट। ये चीज हो गया, वेरी सिंपल वेरी सिंपल वेरी सिंपल। अच्छा, यहाँ पे फटाफट से ये देख लो, क्योंकि ये रिसेंटली अमेंड हुआ है दोस्तों, कि आज एक लैंडलॉर्ड है और वो अगर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग सर्विस दे रहा है फॉर रेसिडेंशियल यूज टू अ रजिस्टर्ड रिसिपेंट, तो गवर्नमेंट ने अगेन बोल दिया है क्या, यहाँ पे जीएसटी पे होगा एज पर आरसीएम, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना कि वही रजिस्टर्ड रिसिपेंट अगर इंडिविजुअल निकला तो इंडिविजुअल निकला, ठीक है, और वो अपने ही पर्सनल पर्पस के लिए क्या है, यूज कर रहा है उसे, ओके। अगर वो इंडिविजुअल निकला और वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए उसे यूज कर रहा है तो याद रखना ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि मैं लैंडलॉर्ड और आप कल उठ के सीए बनेंगे, प्रोफेशनल बनते हैं, आप सीए प्रैक्टिस करते हैं, पर आप अभी भी भाड़े पे जी रहे हैं भाई, बिकॉज आपने बहुत सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स को देखा है। वन ऑफ देम इज क्लासिक इज फाइनेंस विद शरण, जो बोलते हैं रेंट और बाय में, रेंट करो रेंट करो रेंट करो, अरे क्या रेंट, आप भूल जाते हो कि भैया ह्यूमन इमोशन क्या है। तो डिपेंड करता है क्लियरली आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, पर आपने रेंट पे किया है क्योंकि आपने अभी धंधा चालू किया भाई, और वहां पे आप रहते हो, समझा, वहां पे ऐसा नहीं कि वहां से आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, वहां पे आप रहते हो, आपका पर्सनल जगह है। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि उस केस में गवर्नमेंट ने बोला है कि गवर्नमेंट आप पे कंप्लायंस नहीं डालेगा, भले आप सीए क्यों ना हो, बिकॉज गवर्नमेंट जानता है कि ये सीए तो मैनेज कर लेगा, पर कोई आर्किटेक्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई एमबीए है, कोई सीएस है, कोई सीएम है, अरे वो लोग ये सब कंप्लायंसेस उनको आप देखोगे तो परेशान हो जाएगा यार, वो जॉब करेगा ये सब कंप्लायंस करेगा। तो अगर वो रेसिपेंट भले रजिस्टर्ड हो पर वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है तो भैया एग्जाम्प्ट करवा, ठीक है। और अगर सिंपल सी बात है रिसिपेंट है ही अनरजिस्टर्ड तो उस पर क्या कंप्लायंस डालोगे आप, अभी घर भाड़े पे लेना वो भी पाप है, ऐसा करेंगे आप गवर्नमेंट, न को बाबा न को, इसलिए गवर्नमेंट ने उसे भी एग्जाम्प्ट कर दिया। तो सर फिर ये एग्जाम्पल में आएगा कौन, ये जो है एग्जाम्पल में आएगा कौन, आ सकता है कौन, कि आज मैं लैंडलॉर्ड पर मैंने मेरे 10 फ्लैट, तो मैंने वो 10 के 10 फ्लैट एलएनटी के एम्प्लॉयज को दे दिए जिसका भाड़ा एलएनटी भरता है, तो रिसिपेंट कौन है,
राजू, काजू, ताजू, माजू, पाजू, साजू, ये लोग हैं? नहीं, रिसिपेंट है LNT, बिकॉज LNT के नाम पे क्या है, रेंटल अग्रीमेंट बना है। तो क्या रिसिपेंट इंडिविजुअल है? नहीं। क्या रजिस्टर्ड पर्सन है? हाँ। और क्या आप रेसिडेंशियल ड्वेलिंग दे रहे हो फॉर रेसिडेंशियल यूज फॉर इट्स एम्प्लॉइज, फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन एम्प्लॉइज? गवर्नमेंट होता है वहां पे RCM करवाओ, करवाओ RCM, कर लेगा कंप्लायंस। ठीक है, ये सिचुएशन है। ओके, तो ये है परफेक्ट चीज़ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी देख लो फटाफट से कि अगर बात हो रही है माय डियर फ्रेंड्स, ऑथर ट्रांसफरिंग कॉपीराइट अंडर सेक्शन 13(1)(a) of Copyright Act 1957 to a publisher, म्यूजिक कंपोजर टू म्यूजिक कंपनी, फोटोग्राफर आर्टिस्ट टू प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने सीधा बोल दिया है यार, एक पब्लिशर के साथ अनेक ऑथर होते हैं, एक म्यूजिक कंपनी के साथ अनेक म्यूजिक कंपोजर, और एक प्रोड्यूसर के साथ अनेक फोटोग्राफर और आर्टिस्ट, जैसे एक्टर्स है, कोरियोग्राफर्स है, सिंगर्स है, लिरिसिस्ट है, वो सब होते हैं। तो ये सब अनेक है, सॉरी ये सब एक है, तो इन एक लोगों से ही टैक्स पे करवाओ एज पर RCM। बट एक ऑथर ही है जिसको एक एक्सेप्शन मिला है, जहाँ पे अगर आप एक बड़े ऑथर हो, राइट, समवन लाइक अ चेतन भगत, राइट, तो चेतन भगत के केस में माय डियर फ्रेंड्स क्या है कि एक बहुत बड़ा ऑथर, उसकी 2-3 बुक पे माँ कसम मूवीज बन गई है, तो उसका बहुत बड़ा खर्चा है, राइट, ट्रैवल का, कंसल्टेंसी का, बुक्स का, ऑफिस रेंट का, इक्विपमेंट्स का, फोटोग्राफर है, ये है, वो है, बहुत बहुत सारा खर्चा है इसका। तो खर्चा जब होता है तब उसको चाहिए ITC, और वो ITC तभी हो सकता है जब आप में हैसियत है टू चार्ज आउटपुट टैक्स, और वो तभी पॉसिबल है जब आप पे जिम्मेवारी है टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट, तब जाके आप चार्ज कर सकते हो GST, क्योंकि आपके तहत टैक्स पे हुआ एज पर FCM। तो आपने किसी से कलेक्ट करके पे किया है, तो गवर्नमेंट बोलता है पे करने के पहले चेक कर लो ITC है कि नहीं, ऑलरेडी जेब से कुछ गया है कि नहीं, अगर है तो उतना कम करके रिमेनिंग अमाउंट दे दो। इज दैट वेरी क्लियर? यस। तो इन बड़े ऑथर्स के लिए क्या है, एक प्रोविजन रखा गया है कि आप चाहते हैं कि आपका FCM के तहत क्या है, एनालाइज हो आपका टैक्सेशन, तो फिर उस केस में सिंपल सी बात है भाई, अरे सिंपल सी बात है, ओके, आपको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का ये ऑप्शन जो है एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये ऑप्शन 1 साल चलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग सच ऑप्शन, और ये आपको लिखित में देना, और आपको क्या है याद रखना, जब आप डिक्लेरेशन कर रहे हो जुरिस्डिक्शनल कमिश्नर को, तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो जाना पड़ेगा। तो यू टेक रजिस्ट्रेशन, यू फाइल डिक्लेरेशन विद द कमिश्नर, एंड दिस ऑप्शन इज वैलिड फॉर 1 ईयर। और जब जब आप एज एन ऑथर इनवॉइस भेजते हो पब्लिशर को, आपको लिखना पड़ेगा कि इन दिस केस टैक्स इज पेबल एज पर FCM, दैट इज द ऑथर विल पे द टैक्स, सो दैट पब्लिशर सतर्क हो जाए, पब्लिशर का अकाउंटेंट वहां पे क्या है बेटा, टैक्स ना पे कर दे एज पर RCM। ठीक है, यस, ओके। अब दोस्तों मेजरली 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 2 ही चीज़ें बचती है। पहला है दोस्तों GTA सर्विस, और दूसरा है दोस्तों रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस। ठीक है, अच्छा, लीगल सर्विस और गवर्नमेंट सर्विस मैंने एग्जाम्पशंस में समझाया, तो आप वहां से ही देख लीजिएगा। ठीक है, परफेक्ट। तो पहले हम लोग लेंगे GTA सर्विस। ओके, सबसे पहले अगर GTA सर्विस की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो इसमें याद रखना क्या GTA है और वो सर्विस दे रहा है एक रिसिपिएंट को। ठीक है, तो हम कौन से GTA की बात कर रहे हैं और कौन से रिसिपिएंट की बात कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज ऐसा हो सकता है दोस्तों HUL है और एक DMart है, राइट, और HUL को गुड्स मुंबई से पूना पहुंचाना है DMart को, राइट, और बीच में है GTA जो गुड्स यहां से यहां पहुंचा देगा। क्वेश्चन ये है कि GTA का रिसिपिएंट कौन है फिर, HUL या फिर DMart? तो गवर्नमेंट ने मार्गदर्शन दिया कि हुएवर इज लायबल टू पे द फ्रेट,
ठीक है। तो जो भी बंदा क्या है फ्रेट पे करेगा, ठीक है, वो ही रिसिपेंट कहला जाएगा। तो अगर एचयूएल फ्रेट पे करता है जीटीए को तो एचयूएल रिसिपेंट है, डीमार्ट फ्रेट पे करता है रिसिपेंट को तो डीमार्ट रिसिपेंट है। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस सर। ठीक है, अब फोकस ये करना है कि जीटीए जो है दोस्तों, ठीक है, वो कौन है? तो जीटीए वो बंदा है जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड सर्विस देता है वाया रोड, और दूसरा वो इशू करता है कंसाइनमेंट नोट। ठीक है, यस। कंसाइनमेंट नोट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आज वो क्या है एचयूएल से गुड्स लेगा और उसे ही क्या है एक कंसाइनमेंट नोट इशू करेगा। उसका मतलब यही है कि बीच में जब क्या है ओके गुड्स वो लेकर जा रहा है डीमार्ट के पास, तो बीच में गुड्स को अगर कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेवारी जीटीए की है, ना ही एचयूएल की, ना ही डीमार्ट की। वो रिइम्बर्स करेगा उन लोगों को। और शायद इसीलिए वो लेता भी है दोस्तों ट्रांजिट इंश्योरेंस, कि उससे क्या है अगर कोई कोई क्या है कोई मिसहैप हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी जीटीए को देगा, जीटीए इन दोनों में से किसी एक को देगा, बिकॉज वो एक जिम्मेवार जीटीए है। और वो दोस्तों जब डिलीवरी हाथ में लेता है गुड्स की कहीं और गुड्स पहुंचाने के लिए, तो वो सामने इशू करता है कंसाइनमेंट नोट। तो ये जात का जीटीए हमको चाहिए दोस्तों। ठीक है, उसकी जात ऐसी होनी चाहिए एकदम प्योर। तो यू गेटिंग इट? यस। ओके, अच्छे दिल वाला, अच्छी नीयत वाला। ठीक है, यस। अब इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आप जानते ही है कि जीटीए के केस में माय डियर फ्रेंड्स ओके सीन ऐसा है कि आज जीटीए डिपेंड करता है कि वो किस चीज के लिए ऑप्ट करता है। क्या वो जीएसटी एट द रेट 5% के लिए ऑप्ट कर रहा है या जीएसटी एट द रेट 12% के लिए ऑप्ट कर रहा है? ओके, वो किस चीज के लिए ऑप्ट कर रहा है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आर यू गेटिंग इट? यस, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज अगर मैं 5% की बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, ओके, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, राइट, कि उसमें देखो कि रिसिपेंट कौन है। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन है या अनरजिस्टर्ड पर्सन है। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन है या अनरजिस्टर्ड पर्सन है। अगर रिसिपेंट रजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर काम खत्म, पैसा हजम, सीधा उस रजिस्टर्ड पर्सन को ही कंप्लायंस दो, बोलो कि यू विल पे टैक्सेस पर आरसीए। ठीक है, परफेक्ट है। बट माय डियर फ्रेंड्स, अगर यही रजिस्टर्ड रिसिपेंट निकला कौन? निकला कौन? निकला टीडीएस डिडक्टर अंडर सेक्शन 51, तो आपको पता है कि उसको कंप्लायंस नहीं देना है। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया ठीक है, कंप्लायंस मत दो, उसको एग्जेम्प्ट करवा दो। ओके, तो आपका रिसिपेंट अगर टीडीएस डिडक्टर है, भले ही वो रजिस्टर्ड हो, पर उस केस में सर्विस ही एग्जेम्प्ट करवा दो, तो ना सप्लायर ना रिसिपेंट कोई टैक्स नहीं पे करेगा। पर लेट से आपका रिसिपेंट दोस्तों क्या है? ओके, अनरजिस्टर्ड है। कौन है? अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला है वेरी सिंपल, यहां पे फैक्ट्री, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी ओके और बॉडी कॉर्पोरेट अगर अपने रिस्पेक्टिव लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है, एंड व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप फर्म, तो डजेंट मैटर कि वो अपने रिस्पेक्टिव लॉ के अंदर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, डजेंट मैटर। ओके, गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि ये जितने भी लोग हैं ओके भले ही क्या है जीएसटी लॉ के अंदर अनरजिस्टर्ड हो पर अपने रिस्पेक्टिव लॉ में रजिस्टर्ड हो, उसमें भी पार्टनरशिप फर्म को बोला है भाई तू पार्टनरशिप फर्म एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो या ना हो, डजेंट मैटर। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये सब सक्षम लोग हैं, दे आर ऑल केपेबल पीपल। तो इसको सबसे पहले आप सेक्शन 24 के तहत बोलो कि भैया कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ले ले, एंड अकॉर्डिंगली फिर माय डियर फ्रेंड्स उन्हें बोलो कि 9(3) के तहत टैक्स भी पे कर दे एज पर आरसीएम। डज दैट मेक सेंस माय डियर फ्रेंड्स? यस सर, यस सर। ओके, परफेक्ट। ओके, ये सिचुएशन है। ओके, अच्छा, पर इसमें अनरजिस्टर्ड पर्सन अपना निकला कौन? इंडिविजुअल या फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल है, कॉम्पोन नहीं है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन
या फिर HUF, अगर इनमें से कोई निकला तो गवर्नमेंट जानता ही है कि ये वीक लोग हैं, नबड़े लोग हैं, इनको क्या कंप्लायंस दोगे आप? अरे ये थोड़ी कंप्लायंस करेंगे। आप समझो कि आप फॉर एग्जाम्पल CA की पढ़ाई आपने की, तो तब आप क्या है, पहले सस्ते एरिया में रहते थे। अब मैं सस्ते एरिया का नाम नहीं लूंगा, ओके, चलो विरार में रहते थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप अपग्रेड किया लाइफस्टाइल, सीधा बोरीवली पहुंच गए। बोरीवली छोड़ो, माँ कसम मैं तो बोलूं सीधा अल्टा माउंट रोड पहुंच गया, मलाबार हिल पहुंच गए, साउथ बॉम्बे पहुंच गया। तो पर बात हो रही है बेटा विरार की, तो जब तू विरार से मलाबार हिल जा रहा था तो तू तो तभी इंडिविजुअल था ना, तेरी अभी अभी नौकरी लगी है, तूने सीधा घर ले लिया वहां पे, पर तू तो इंडिविजुअल है ना बेटा, और वो भी अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि तूने लिए सैलरी डेलॉइट से, तू कहाँ रजिस्टर्ड है बेटा। तो आप फिर उसमें गवर्नमेंट अगर आपको बोलेगा चल रजिस्टर कर, चल टैक्स पे कर, चल GSTR 1 फाइल कर, 3B फाइल कर, ये फाइल कर, वो फाइल कर, बोलेगा एक काम करता हूँ मैं गाँव चला जाता हूँ, मैं गाँव चला जाता हूँ। अभी करेंगे DS, और इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला यार ये इसको मत दो आप कंप्लायंस रे, और इसीलिए यहाँ पे करवा दिया इसको भी एग्जेम्प्ट। आर यू गेटिंग इट? यस, ओके। एंड नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, एज इट्स राइटली सेड कि GTA का अगर रेट आता है GST@12%, तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने सिर्फ इतना बोला है कि भाई यहाँ पे टैक्स पे होगा एज पर FCM, ओके। बट इसमें भी एक्सेप्शन यही है कि ऊपर जिन जिन लोगों का नाम लिया है, फिर वो TDS डिडक्टर हो आपका अंडर सेक्शन 51, या फिर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन हो आपका इंडिविजुअल, HUF या CTP, कोई भी क्यों ना हो, डजेंट मैटर, ये हो जाएगा क्या, एग्जेम्प्ट, ठीक है। ये सीन है, ओके। तो आज माय डियर फ्रेंड्स 12% GST जब होता है, ठीक है, तब याद रखना रिसिपेंट अगर कोई ये निकला तो एग्जेम्प्ट है, और इसके अलावा कोई निकला, ओके, अदर्स निकला कोई अदर्स, तो फिर वो हो जाएगा क्या, टैक्सेबल। पर हु विल पे द टैक्स? द GTA विल पे द टैक्स, okay. And the reason my dear friends generally GTA would choose a 5% or a GTA would choose a 12% is very simple। याद रखना बड़ा GTA जिसके पास, अब समझो ना कि यार 50-100 ट्रक्स है, उसका कितना खर्चा होता होगा ट्रक्स खरीदने में, उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस करने में, उसका सर्विसिंग करने में, उसका इंश्योरेंस लेने में, राइट। गवर्नमेंट ने बोल दिया मिल जाएगा ATC एक ही तरह से, अगर वो GST@12% चुनता है, क्योंकि वहां पे वो GST चार्ज कर सकता है। बट अगर कोई छोटा GTA है जिसका छोटा मोटा वैन गाड़ी वाड़ी है, या एक आधा ट्रक है छोटा मोटा, वो भी सेकेंड हैंड, वो बोलता है यार मेरे पास इनपुट टैक्स ही नहीं है, कोई मैंने इनपुट टैक्स अपने जेब से मैंने कुछ इनकर ही नहीं किया है, राइट। तो गवर्नमेंट बोलता है भाई छोड़ना इसको, चौकड़ी मारने भाई, चौकड़ी मार इसको। जब तेरा हार्डली कुछ है या फिर है ही नहीं, तो तेरे को क्या फर्क पड़ता है कि तेरे को ITC मिले या ना मिले, ठीक है। तू ये छोटा मोटा कंप्लायंस भी है ना सामने वाले के सिर पे ठोक दे, क्योंकि खाली पीली क्या है, चार्ज करने जाएगा, तेरा कंप्लायंस बढ़ जाएगा, और पता चला कंप्लायंस बढ़ गया तो उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट तेरे दिमाग में, तेरे सर पे आ रहा है, जबकि तेरे जेब से कोई बड़ा इनपुट टैक्स का खर्चा हो ही नहीं रहा है। तो जो छोटा GT है जिसका कोई खर्चा नहीं है, बहुत कम खर्चा है, जिसको ITC लेने या देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट कंपैरिजन ऐसा हो रहा है कि वो ITC में जितना बचा रहा है, जितना क्रेडिट ले रहा है, उससे ज्यादा तो उसका CA का कॉस्ट जा रहा है, अकाउंटिंग का कॉस्ट जा रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का कॉस्ट जा रहा है। वो बोलेगा मैं नहीं करूंगा ये सब झंझट, मारी पागल है क्या, मैं गड्डी चलाऊं या फिर ये सब करूं, ठीक है। तो बोलेगा जाने दे, मैं 5% लेके सामने वाले पे कंप्लेंट्स ठोक दूंगा, ये बेहतर होगा मेरे लिए, ओके। यस, तो ये केस है विद रिस्पेक्ट टू GTA, ओके। मैंने टकाटक माने ये सप्लाई रिसिपेंट का फोटो तो देखो यार, सनी और SR के, माने लोग इसकी कहानी के क्या है बेटा, दुश्मनी के किस्से देते थे, राइट। लिटरली SRK ने क्या है, सनी देओल का रोल कटवाया बेटा, एक मूवी था डर, उसमें, ओके। ये सीन
But good to see Gadar doing such a great comeback and putting such an amazing shine to Sunny Deol's career and bringing so much money to Bollywood. So good for that. But yeah, that's it. Okay. तो मैंने बहुत ब्यूटीफुली दोस्तों क्या है ये चीज़ एक्सप्लेन की है यहाँ पे, एंड आई होप दिस मेक सेंस टू यू ऑल. ठीक है. यहाँ पे भी नीचे भी दोस्तों बहुत ब्यूटीफुली क्या है डायग्राम बना है, तो फटाक से याद आ जाना चाहिए आपको. मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. ठीक है. परफेक्ट. ओके. लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विसेज जहाँ पे आरसीएम लग सकता है वो है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विसेज. ओके. meant for, okay, important point is meant for transportation of passengers. ठीक है. meant for transportation of पैसेंजर सर्विस. यानी इशारा इस बात की तरफ है दोस्तों, ओके, कि भाई ये कौन सा मोटर व्हीकल जो भाड़े पे दिया जा रहा है, जो एक पैसेंजर व्हीकल, ना कि जो एक गुड्स व्हीकल है. आर यू गेटिंग इट? यस. तो वी आर टॉकिंग अबाउट पैसेंजर व्हीकल. ठीक है. अब जब बात कर ही रहे दोस्तों तो कर ही लेते हैं बात. ओके. तो यहाँ पे भी दोस्तों याद रखना, जब हम रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का सर्विस दे रहे हैं, ओके, जब आप रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का सर्विस दे रहे हैं विच इज मेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, ओके, मेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स. ठीक है. तो यहाँ पे भी दोस्तों अगेन जीएसटी एट द रेट 5% एंड जीएसटी एट द रेट 12% का क्या है दोस्तों, आ रहा है बाइफर्केशन. ठीक है. करेक्ट है. ठीक है. तो अब दोस्तों जब बात करते हैं हम लोग 5% की, तो सप्लायर है, ठीक है, और वो सर्विस दे रहा है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का, वेयर जीएसटी इज एट द रेट 5%. बराबर है. परफेक्ट. तो आज ऐसा जब सिनेरियो आता है माय डियर फ्रेंड्स, ओके, तब ये जरूरी है देखना कि सप्लायर कौन होना चाहिए. तो बोला है सप्लायर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट. ओके. उसका रीजन मैंने समझाया आपको. पहला, कंप्लायंस कर सकता है बॉडी कॉर्पोरेट. दूसरा, जनरली जो कंपनीज बॉडी कॉर्पोरेट होती है उनको चार्ज करना होता है जीएसटी और चाहिए उनको आईटीसी. तो बोला अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो भैया ले लो. और दूसरा, रिसिपेंट के केस में रजिस्टर्ड पर्सन वर्ड यूज नहीं किया, याद रखना, माइंड यू, सिर्फ वर्ड यूज किया बॉडी कॉर्पोरेट, डीसी. ओके. याद रहेगा आपको. फेवरेट वर्ड जो है बेटा आपका ABCDEFG, वैसे BC. ठीक है. बॉडी कॉर्पोरेट. गवर्नमेंट ने बोल दिया रिसिपेंट आपका बॉडी कॉर्पोरेट है तो भैया टैक्स पे कर दो एज पर आरसीएम. ओके. पर याद रखना, the consideration should include cost of fuel. The consideration should include cost of fuel. ठीक है. तो अगर सप्लायर है एनी पर्सन अदर बॉडी कॉर्पोरेट, रिसिपेंट है बॉडी कॉर्पोरेट, कंसिडरेशन इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ फ्यूल और जीएसटी एट द रेट 5%, तो आरसीएम के तहत रिसिपेंट टैक्स पे करेगा. समझा? इसमें कोई भी कंडीशन मिसिंग नहीं होनी चाहिए. डिड यू गेट इट? डिड यू गेट इट? यस सर. अरे यस सर. ठीक है. ये सिनेरियो. बट व्हाट इफ ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती? व्हाट इफ एनी ऑफ द अबव कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड? तो क्या? तो कुछ नहीं, तो वही 5% वाला केस जो आरसीएम था वो एफसीएम हो जाएगा. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ऊपर कंडीशन है क्या, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, पर यहाँ पे तो सप्लायर खुद एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो सर्विस दे रहा है और एक बॉडी कॉर्पोरेट को, और जीएसटी चार्ज कर रहा है एट द रेट 5%. तो यहाँ पे याद रखना वो 1 लाख प्लस जीएसटी चार्ज करेगा.
तो क्वेश्चन आपको आएगा कि सर ये तो जीएसटी चार्ज कर सकता है, तो इसका तो सर आईटीसी मिल जाएगा ना? नहीं, इसको आईटीसी नहीं मिलेगा, किसी चीज का नहीं मिलेगा, ना इनपुट का, ना इनपुट सर्विस का, ना कैपिटल गुड्स का। क्यों? क्योंकि वो जो रेट चार्ज कर रहा है बहुत छोटा है, और वो जो गुड्स खरीद रहा है जैसे कि मोटर व्हीकल, वो शुरू ही होती है या तो 12% से, या तो 18% से, या तो 28% पे, डिपेंडिंग को वो मोटर व्हीकल खरीद रहा है या भाड़े पे ले रहा है, या उसके इक्विपमेंट, उसके स्पेयर पार्ट्स, उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस, उसका इंश्योरेंस सर्विस, ये सब का बड़ा बड़ा रेट है। तो पता चला इस केस में हमेशा आईटीसी विल बी मोर देन आउटपुट टैक्स, इसीलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि यहां पे तो गवर्नमेंट के हो जाएंगे लेने के देने, अगर आईटीसी अलाउ कर दिया तो। बिकॉज आपका जो लायबिलिटी जनरेट हो रहा है वो मात्र 5% पे जनरेट हो रहा है। नॉनसेंस, कैसे कर सकते हो आप ऐसा? नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो हमेशा क्या है, योर आउटपुट टैक्स विल बी लेसर देन इनपुट टैक्स, बिकॉज यहां पे एसेट जनरेट हो रहा है बड़े रेट पे और यहां पे लायबिलिटी जनरेट हो रहा है छोटे रेट पे। तो गवर्नमेंट ने बोला ये लेने के देने वाली सिचुएशन तो मैं पैदा करूंगा नहीं, उसको पैदा करने के पहले ही बोल दूंगा आईटीसी नॉट अलाउड। सीधा आपका क्या है, इनपुट टैक्स कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक्सेप्ट एक सिचुएशन, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस। ओके, तो आज आप रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस ले रहे हो। ओके, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस देने के लिए, करेक्ट? आप ये सर्विस ले रहे हो, ये सर्विस देने के लिए, तो यस आपको मैं दिलवा दूंगा क्या, आईटीसी, बट तो ही दिलवा दूंगा आईटीसी। तो ओनली व्हेन यू आर टेकिंग, व्हेन यू आर प्रोक्योरिंग सच सिमिलर सर्विस, only then can you avail ITC. Is that very clear, my dear friends? Yes sir, yes sir. ठीक है, बस इतनी सी बात क्या याद रखना आप। ठीक है, ओके, परफेक्ट। ठीक है, डन है, ओके है, ओके, परफेक्ट। पर दोस्तों अगर कोई बड़ा प्लेयर है, ओके, जैसे ये मिलियनेयर बार्बर, ओके, ये मिलियनेयर बार्बर, माँ कसम ये नाम के लिए बाल काटता है, वरना इसका एक्चुअल धंधा है कि ये लग्जरी कार्स को रेंट पे देता है। यस, आई फॉरगॉट हिज नेम बट अमेजिंग बिजनेस ही हैज, जस्ट चेक वंस। ये जो भी क्या है पता है, काफ़ी सारे लोग ये इवेंट्स होते हैं, फिल्म फेयर है, आईफा है, या फिर कई बार मूवीज भी, उसमें बड़ी बड़ी कार्स होती है, कोई कॉन्वॉय निकलता है कोई अमीर आदमी का, 15-20 गाड़ी एक साथ। तो भाई ये है वो बंदा जो भाड़े पे देता है। तो आज उसके पास बहुत सारी गाड़ियाँ है, बहुत सारा कैपिटल गुड्स है, उसको क्या रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सर्विस चाहिए, उसका स्पेयर पार्ट्स चाहिए, उसका इंश्योरेंस चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला मिल जाएगा आईटीसी, एक शर्त पे, अगर तू 12% जीएसटी लगाएगा तो मिल जाएगा आईटीसी। क्योंकि यहाँ पे रेट ही इतना बड़ा है कि यार ये सब चीज़ों को अकोमोडेट कर सकता है, और यहाँ पे योर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी विल बी मोर देन योर आईटीसी। तो यहाँ पे ले जा, ऊपर मत ले लो क्योंकि ऊपर चार्ज कर रहा है 5%, यहाँ पे ले ले क्योंकि यहाँ पे तू चार्ज कर रहा है सिर्फ, यहाँ पे चार्ज कर रहा है 12%। इज दैट वेरी क्लियर? यस सर। ठीक है, इसका एक छोटा सा दोस्तों क्या है, हम लोग एक सम भी करेंगे, ओके, Q&A सेक्शन में अपने, एंड अकॉर्डिंगली वी विल रैप अप द एंटायर आरसीएम। ओके, पर उसके पहले दोस्तों सिंपल सी बात, नो बकवास। लैंड ओनर जो है दोस्तों इंडिविजुअल है, लेट्स से कोई बूढ़ा है 50-60 साल का, उसको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिली थी, वो उसने बिल्डर को दे दी, सो दैट क्या है, या तो लीज पे दे दी, या तो उसके टीडीआरएस जो है वो ट्रांसफर कर दिया, या एफएसआई ट्रांसफर कर दिया, जहाँ पे सामने वाले को, बिल्डर को हक मिल जाता है टू, ओके, बिल्ड इज बिल्डिंग। तो यहाँ पे प्रमोटर और कोई नहीं है, बिल्डर ही है, बिकॉज प्रमोटर वर्ड आता है एक्चुअली रेरा एक्ट से, जहाँ पे बिल्डर को संबोधित किया गया है एज प्रमोटर। तो लैंड ओनर जब बिल्डर को या तो टीडीआर ट्रांसफर करता है, या फिर क्या है, लॉन्ग टर्म लीज यानी
50 60 70 90 99 साल के लिए लीज पे देते हैं कि ये तेरी ही लैंड है, बस मुझे कंपनसेट कर दे, ये जो बिल्डिंग बांध रहा है उसमें 10-15 फ्लैट दे देना। वो जो कंसिडरेशन नक्की होता है वो कंसिडरेशन पे टैक्स लगेगा एज पर आरसीएम, यानी बिल्डर ही टैक्स पे करेगा। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस सर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों खात्मा करते हैं हम लोग किसका? आरसीएम का 9 सबसेक्शन 3 के तहत, जहाँ पे एक छोटा सा अमेंडमेंट यहाँ पे आया था कि डायरेक्टर पर्सनल कैपेसिटी में अगर क्या है कोई सर्विस दे रहा है लाइक रेंटिंग ऑफ ए मॉल प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे कंपनी नहीं, यहाँ पे सप्लायर ही टैक्स पे करेगा। इज दैट वेरी क्लियर? यस, आरसीएम शैल नॉट अप्लाई एंड सप्लायर शैल पे टैक्स एज पर एफसीएम। ठीक है, डन, दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे ओके खात्मा करते हैं हम लोग आरसीएम का, और इसके बाद Q&A सेक्शन में जाते हैं और करते हैं इसके Q&As, सो दैट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लैरिटी में तब्दील हो जाए। आर यू गेटिंग इट? यस सर, ओके, गुड स्पीड दोस्तों, मस्त आराम से 55 मिनट्स में हम लोगों ने पूरा आरसीएम खत्म कर दिया है। ओके, आई होप यू ऑल रिमेंबर इट वेरी वेल। एक्चुअली माई बैड, एक छोटा सा क्या है, माई बैड, एक छोटा सा क्या है दोस्तों, सर्विस रह गया है। ओके, एंड दैट इज स्पॉन्सरशिप सर्विस। क्या है? स्पॉन्सरशिप सर्विस, चेक कर लीजिए। ओके, ये देख लीजिए, इसके बाद डेफिनेटली क्या वी आर एंडिंग इट। आई एम सो सॉरी, मुझे अभी याद है, सुन लीजिए, देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पे ये पेचीदा क्यों है मैं समझाता हूँ, बिकॉज ये नाम बहुत ही डिसेप्टिव है और इसमें बहुत लोग क्या है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले प्रोविजन बता देता हूँ कि सप्लायर कोई भी हो, एनी सप्लायर, डजेंट मैटर, परिसिपेंट अगर है बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म, और ओके सप्लायर उनको स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है, तो फिर याद रखना यहाँ पे लग जाएगा क्या? आरसी, और बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म ही क्या है टैक्स पे करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज स्पॉन्सरशिप सर्विस? तो फ्रैंकली नाम डिसेप्टिव इसके लिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये नाम स्पॉन्सरशिप है, पर एक्चुअली सप्लायर तो दे रहा है एडवर्टीजमेंट का सर्विस, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं एनएम कॉलेज में था, तो वहां पे एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है उमंग, रीच फॉर मोर। तो वहां पे मुझे याद है डाबर वाटिका हेयर ऑयल, यस डाबर वाटिका हेयर ऑयल, उन्होंने क्या स्पॉन्सरशिप दी थी, क्योंकि जो वहाँ का मार्केटिंग का वीपी था वो भी एनएम कॉलेज का ही एल्यूमनाई था, तो बोला ले टेंशन मत लो। तो यहाँ पे ओके आप समझिए कि एनएम कॉलेज जो है, ओके याद रखिए वो एडवर्टीजमेंट सर्विस दे रहा है, ठीक है, उसके बड़े बड़े बैनर्स लगा रहा है, उसे विजिबिलिटी दे रहा है, राइट। और डाबर ने दिया है लेट्स से 50 लाख रुपया एज स्पॉन्सरशिप, समझा? यस, 50 लाख रुपया दिया है एज स्पॉन्सरशिप। तो आज जेब किसका कटा है? डाबर का। पैसा किसको मिला है? एनएम को मिला है। और एनएम कॉलेज क्या दे रहा है? एडवर्टीजमेंट। बट याद रखना ओके गवर्नमेंट इसे बोलता है दिस एडवर्टीजमेंट सर्विसेज इज स्पॉन्सरशिप सर्विस। तो नेम इसीलिए डिसेप्टिव है क्योंकि स्पॉन्सरशिप दी है एक्चुअली डाबर ने एनएम को, पर गवर्नमेंट बोल रहा है क्या कि तू बोल के एनएम कॉलेज ने सर्विस दी है स्पॉन्सरशिप की डाबर को, वैसा। ठीक है, तो मैं वर्ड यहां पे यूज करूंगा स्पॉन्सर्ड। तो डाबर स्पॉन्सर्ड एनएम कॉलेज विथ 50 lakhs, बट इट इज एनएम कॉलेज हु इज गिविंग एडवर्टीजमेंट ओके सर्विस इन द गार्ब ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विस। आर यू गेटिंग इट? यस, ओके। तो यहाँ पे रिसिपेंट जो है वो है कौन बेटा? कंपनी या फिर पार्टनरशिप फर्म, और इसीलिए यहाँ पे लग जाएगा आरसीएम, बिकॉज सप्लायर है ओके एनी पर्सन, पर रिसिपेंट यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट। तो अगर ओके क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया है, सुन लीजिएगा, दैट मिस्टर एक्स हैज प्रोवाइडेड स्पॉन्सरशिप सर्विस टू मिस्टर वाई, तो वर्ड ये यूज किया गया है। तो अब दिमाग लगाओ ही मत, आपको बना बनाया खेल दे दिया। मिस्टर एक्स यहाँ पे सप्लायर है, मिस्टर वाई यहाँ पे रिसिपेंट है, समझा? यस।
आप बस इतना देखो अभी कि रिसिपेंट ओके बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है कि नहीं है, तो फिर सिंपल सी बात है, सप्लायर विल पे द टैक्स। ओके, सप्लायर विल पे द टैक्स एज पर FCM। ओके, नेक्स्ट इज मिस्टर एक्स हैज स्पॉन्सर्ड द इवेंट ऑफ मिस्टर वाई फॉर ₹10 lakhs। तो यहां पे दोस्तों वर्ड स्पॉन्सरशिप सर्विस यूज नहीं किया है, स्पॉन्सर्ड यूज किया है, और यहां पे स्पॉन्सरशिप सर्विस यूज किया है। तो आपका ध्येय यही होना चाहिए कि आप स्पॉन्सरशिप सर्विस के स्टेज पे उसे लेके आओ। तो ये स्पॉन्सर्ड है, यस, स्पॉन्सर्ड से काम नहीं चलेगा। आप ये चेक करो कि स्पॉन्सरशिप सर्विस जो है, ठीक है, उसके लिए ओके ये वर्ड स्पॉन्सर्ड से स्पॉन्सरशिप सर्विस में कन्वर्ट हो, उसके लिए मुझे ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि सप्लायर कौन है, रिसिपेंट कौन है। तो मैंने क्या बोला था, एक ही तरीका, आप ये देखो कि किसका जेब कट रहा है, जिसका जेब कट रहा है वही तो रिसिपेंट होता है यार। अरे यस और नो, यस। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स हैज स्पॉन्सर्ड द इवेंट ऑफ वाई, तो एक्स इज रिसिपेंट एंड वाई इज सप्लायर। इज दैट वेरी क्लियर? यस। ओके, तो मिस्टर वाई इज सप्लायर एंड मिस्टर एक्स इज रिसिपेंट। ओके, और यहाँ पे बोलेंगे कि इस तरह से स्पॉन्सरशिप सर्विस दी जा रही है एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे पता चल रहा है कि रिसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट है या पार्टनरशिप फर्म, अगर है तो RCM, नहीं है तो RCM नहीं लगेगा। ओके, तो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है, नहीं है, कौन है ये, इंडिविजुअल है, तो यहाँ पे RCM तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, FCM, सप्लायर विल पे द टैक्स। ओके, बट हैड इट बीन कि ये एक्स लिमिटेड होता तो लग जाता RCM। बट इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन क्या था कि यहाँ पे हम लोग ऐसा नाम आने कि मिस्टर एक्स इज गिविंग सर्विस टू मिस्टर वाई, नहीं, ये मत कंक्लूड करना, क्योंकि बीच में वर्ड स्पॉन्सर्ड दिया है, ना कि स्पॉन्सरशिप सर्विस। स्पॉन्सरशिप सर्विस इज द वर्ड वी आर लुकिंग आउट फॉर। वो अगर रेडीमेड है तो भाई सप्लायर कौन है, रिसिपेंट कौन है, पता है आपको। पर यहाँ पे अगर वर्ड स्पॉन्सर्ड दिया तो रेडीमेड नहीं है, हमको स्पॉन्सर्ड से जाना पड़ेगा स्पॉन्सरशिप सर्विस वर्ड पे, पर डिटरमाइन करना पड़ेगा सप्लायर कौन है, रिसिपेंट कौन है। यहाँ पे बनाया बनाया खेल नहीं, ऊपर बनाया बनाया खेल था, ठीक है, यस। यहाँ पे सिर्फ इतना बोला कि इसने इसको अमाउंट दिया है, और मैंने बोला ये डिसेप्टिव वर्ड है, तो जिसने जिसको अमाउंट दिया है वो सप्लायर कैसे हो सकता है? अरे एक्स ने अगर पैसा दिया है वाई को तो एक्स ही पैसा दे रहा है, एक्स ही सप्लायर, व्हाट द हेल, नॉनसेंस। जिसको पैसा मिल रहा है वो सप्लायर होगा ना, राइट? यस, बस इतना ही बोलना था। इस पे भी मैंने क्या है, दो स्पेसिफिक क्या है क्वेश्चंस रखे हैं, Q&As रखे हैं। ओके, एक CA फाइनल से उठाया बिकॉज वहां पे वो चीज थी जो हम लोग ये स्पॉन्सर्ड वर्ड यूज किया था, और एक अपने इंटर CA के मटेरियल से निकाला जहाँ पे वर्ड स्पॉन्सरशिप सर्विस यूज किया है, सो दैट आपको दोनों पता चल जाए कि कैसे आता, तो आपको कंफ्यूजन ना रहे बाय गॉड लाइफ में कि इस तरह से सब पूछा जाता है। ओके, और अगर ऐसा आया तो आपको पहले ही पता है कि सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, और करेंगे यस। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों एपिसोड खत्म होता है। ओके, Q&A सेक्शन में मिलते हैं और खात्मा करते हैं दोस्तों एक से एक RCM के Q&As का विथ रीजंस, so that you can become more comfortable my dear friends with respect to RCM। अच्छा, मेरे लिए होमवर्क आप ये करेंगे कि स्पॉन्सरशिप सर्विस, GTA, सिक्योरिटी सर्विस एंड रेंटिंग सर्विस। ओके, ये चारों आप लिख के करेंगे, लिख के। ओके, क्योंकि कंफ्यूजन मैक्सिमम इसी में होता है, ठीक है। और ये अगर इन चारों पे पकड़ बैठ गई फिर तेल लगने का। ओके, और रिकवरी एजेंट के केस में बस देख लेना। ओके, मैं और एक लिख देता हूँ, रिकवरी एजेंट और DSA में भी कंफ्यूजन होता है कई बार। रिकवरी एजेंट में तो आपको पता है रिसिपेंट बैंक या NBFC होना चाहिए, और उसके अलावा कोई है, जैसे कार डीलर है या गारमेंट वाला है या फिर कोई और है, तो RCM नहीं आएगा, FCM आएगा, बिकॉज यहाँ पे रिसिपेंट बैंक और NBFC नहीं है, ठीक है।
तो इतनी क्या है सर्विस, बस लिख लेना एक बार, और देख कर मत लिखना, मन से लिखना, एक बार रिवाइज करके फिर लिख लेना, एंड देन टैली कि आपने सब पोजीशन सही ली है कि नहीं। ट्रस्ट नहीं, आप कभी आरसीएम जीवन में नहीं बोलोगे, इतना याद रखना बाय गॉड, बस इतना याद रखना। और जैसे ही ये खत्म हो जाता है मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना, मुझे चेक करना है कि अपनी कम्युनिटी में से किसने किया है और किसने नहीं किया है। ठीक है, लेट्स डू दिस, लेट्स मेक इट हैपन, लेट्स कीप आवर कमिटमेंट्स। ओके, इट्स as you can see it's 11:14, बट अ कमिटमेंट इज अ कमिटमेंट। कोशिश यही है कि कमिटमेंट हमेशा पूरी करता रहा हूँ। थोड़ा आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ दिस, क्योंकि मुझे सुबह देना था, पर बहुत बहुत अनअवॉइडेबल रीजन थे। अगर वो नहीं करता तो और 3-4 दिन क्या है क्लास रिकॉर्डेड देनी पड़ती, वो गवारा नहीं था मुझे। इसीलिए मैंने बोला नहीं भाई, कितना भी थका हूँ, हारा हूँ, ठीक है, चैलेंजेस तो अभी भी आ रही है बेटा, राइट, ख़त्म कहाँ होती है सी बनने के बाद, और बढ़ जाती है, राइट, और लोगों की एक्सपेक्टेशन भी आपसे बढ़ जाती है। तो बस इतना था दोस्तों, कि लेना था तो लिया है कैसे भी करके, एंड दैट्स इट, दैट्स इट। ओके, एंड प्रॉमिस रखा है, और इसी से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि जो आज का काम था वो आज ही हुआ, कल नहीं गया, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। यू रिस्पेक्ट योर वर्ड, सो दैट आज का काम आज ही हो जाए, कल पे ना जाए, राइट। क्योंकि याद रखना, अगर आज आपने नहीं किया तो क्या गारंटी है कि कल हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं, बिकॉज जो आज मुश्किल लग रहा है वो कल नामुमकिन लगेगा। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज सीए करण शेट, योर टैक्स का टीचर, signing off.